बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शन की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। तो चलिए सबसे पहले उसको क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। जी स्टूडेंट्स, हमने अपने जो हमें सेट बिल्डर नोटेशन दी गई है, हमने उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। यहाँ देखिए हमारे पास इस सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं, 2n की फॉर्म में जो एलिमेंट्स यानी 2 के मल्टीपल्स हैं। और n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। यानी मैंने नेचुरल नंबर का सेट स्टार्ट होता है 1 से। 2 की जगह मैं 1 वैल्यू पुट करूँगी तो 2 1 ज़ा 2, नेचुरल नंबर 2 नेक्स्ट पुट करूँगी तो यहाँ आंसर आ जाएगा 4। नेचुरल नंबर n की वैल्यू 3 पुट करूँगी तो आंसर मुझे मिल जाएगा 6 अप टू सो ऑन। इस तरह से मुझे यहाँ पे ये सेट मिल जाएगा। सेम इसी तरह मैंने यहाँ पे क्या करना है, x सेट मेरे पास जो बिलोंग कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है 2m+1 और m बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर हो, यानी हम नेचुरल नंबर की यहाँ मैं वैल्यूज पुट करती जाऊँगी और मुझे इस सेट के आंसर्स मिलते जाएंगे। जब मैं m की वैल्यू 1 पुट करूँगी तो ये मुझे आंसर दे देगा 3। जब m की जगह मैं 2 पुट करूँगी तो ये 2 2 ज़ा 4 +1 आंसर दे देगा 5। सेम इसी तरह मैं आगे नेचुरल नंबर यहाँ पे पुट करती जाऊँगी और मुझे अपना सेट इस तरह से मिलता जाएगा। नेक्स्ट क्या है, x किसकी इक्वल है 11n के। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या है, n की जगह मैं वैल्यू पुट करती जाऊँगी और 11 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे सेट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आगे क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है कि जो n है बिलोंग कर रहा है होल नंबर से। आपको पता है होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। तो इसका मतलब ये सेट 0 से स्टार्ट हो रहा है और n क्या है लेस है 11 से, यानी n 11 वैल्यू नहीं ले सकता। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से लेकर 10 तक आपकी ये वैल्यू ले सकती है। तो यहाँ पे 0 पुट करूँगी तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 0। जब होल नंबर की वैल्यू 1 पुट करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 11। 2 पुट करूँगी 3 अप टू सोन लास्ट वैल्यू में यहाँ पे क्या पुट कर सकती हूँ 10। तो 11 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे यहाँ पे 110 इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, उससे नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है कि x बिलोंग कर है इवन नंबर के सेट से। इवन नंबर के सेट से x बिलोंग कर रहा है और हमने कौन से इवन नंबर लिखने हैं जो कि 4 और 6 के दरमियान आ रहे हो। आपको पता है 4 और 6 के दरमियान सिर्फ एक 5 नंबर आता है, लेकिन 5 तो इवन नंबर है ही नहीं। उन्होंने कहा था कि जो इन दोनों के दरमियान नंबर भी आ रहा हो और वो इवन भी हो। तो 4 और 5 के दरमियान नंबर 5, 4 और 6 के दरमियान नंबर 5 आता है, लेकिन वो इवन ही। इट्स मीन कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ये हमारे पास एम्प्टी सेट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हमारे पास क्या वैल्यू है कि हमने x जो है वो बिलोंग कर रहा है ऑड नंबर से। और हमने कौन से ऑड नंबर लेने हैं जो कि 5 से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन 7 से लेस हो, यानी 5 में शामिल है। आपको देखिए नीचे अंडरलाइन हुआ है, इट्स मीन कि 5 इक्वल है, यानी 5 से हमने स्टार्ट करने ऑड नंबर लिखना। 5 के बाद अगला ऑड नंबर होता है 7, लेकिन उन्होंने कहा है कि 7 इस सेट में शामिल नहीं है, तो आंसर में जस्ट एक 5 ही ऑड नंबर हमारा आ जाएगा। उससे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने रैशनल नंबर के एलिमेंट्स लेने हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनका जब स्क्वायर करें तो आंसर 2 आए। स्क्वायर लेने से आंसर 2 है, हमने ऐसे रैशनल नंबर लेने हैं, ठीक है। अब आप देखिए ज़रा इसको ज़रा सॉल्व करें। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 है, ठीक। अगर मैं इसका अंडर रूट लेती हूँ, क्योंकि मैंने x की वैल्यू निकालनी है ना, x बिलोंग कर रहा है ना, x स्क्वायर तो नहीं ना, तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू बिलोंग करनी है। तो देखिए यहाँ पे आंसर मुझे मिल जाएगा 2। यहाँ से तो ये कैंसिल आउट होने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 तो एक रैशनल नंबर है ही नहीं, ठीक है, ये तो आ ही जाता है रैशनल नंबर। इट्स मीन कि इस वैल्यू के अगेंस्ट कोई भी हमें रैशनल नंबर नहीं मिल सकता। ये तो इरैशनल नंबर क्योंकि हमें मिल रहा है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा, एम्प्टी सेट हमें आंसर में मिलेगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने ऐसे रैशनल नंबर लिखने हैं जिसमें x और माइनस x दोनों यानी साइड्स के आंसर इक्वल, यानी मैंने ऐसे ही यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है जो वैल्यू मैं दोनों साइड पे लिखूँ और आंसर सेम आए। अच्छा, सपोज मैं करती हूँ अगर यहाँ पे मैं 1 लिख देती हूँ, 1 क्या इक्वल हो सकता है -1 के? नो। 2 लिखूँ तो 2 भी -2 के इक्वल ही हो सकता है। तो सिर्फ 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 0 इक्वल्स टू -0, -0 भी आंसर 0 देता है। सो 0 इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा रैशनल नंबर आ जाएगा हमारे सेट में? जस्ट 0 एक रैशनल नंबर हमने मिल जाएगा। नेक्स्ट जी हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ऐसे रियल नंबर लेने हैं
हमने रियल नंबर x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के सेट से एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू इर्रेशनल नंबर। आपको पता है कि रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर यूनियन होता है रैशनल और इर्रेशनल का। अगर उन्होंने कहा है कि x रियल नंबर के सेट से बिलोंग तो कर रहा है, लेकिन इसमें हमने एलिमेंट्स वो वाले नहीं लेने जो कि रैशनल नंबर के सेट से बिलोंग करते, तो बाकी हमारे पास रियल नंबर सेट में क्या चीज़ बच गया? जस्ट रैशनल नंबर हमारे पास यहाँ पे बच गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? हमें दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, हमें ए सेट दिया हुआ है, हमने बी सेट और सी सेट गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है? ए का कंप्लीमेंट। ए का कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं? u माइनस ए, मैंने u का सेट लिखा, माइनस कर दिया a का सेट। अब u और a के एलिमेंट्स कैंसिल होने के बाद देखिए मैंने दोनों सेट से जो सेम एलिमेंट्स हैं वो दोनों साइड से कैंसिल कर देने के बाद जो u सेट के एलिमेंट्स बच जाएंगे वो आंसर में लिख देंगे। ये देखिए आपके ए सेट क्या है? इवन नंबर है, तो यू के अंदर से जब आप इवन नंबर माइनस कर देंगे तो यू सेट में कौन से नंबर रह जाएंगे? जस्ट ऑड नंबर्स हमारे पास रह जाएंगे। ओके देन उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास बी का कंप्लीमेंट हमने फाइंड करना है। बी का कंप्लीमेंट अगेन उसी तरह फाइंड करेंगे। यू माइनस बी, यू सेट हमने लिखा माइनस बी सेट हमने लिखा। अब हमने u के अंदर से जो एलिमेंट्स सेम है कैंसिल आउट होने के बाद देखिए 1 कैंसिल हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। उसके बाद u के कौन से एलिमेंट्स बच गए? 6, 7, 8, 9 और 10। हमारे पास b कंप्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट ये हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है a यूनियन b, तो मैंने a का सेट लिखा, यूनियन मैंने लिया b के सेट के साथ। अब यूनियन में क्या होता है? दोनों सेट्स के एलिमेंट कंबाइन करके लिख दिए जाते हैं। तरतीब से पहले 1 देन 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, यहाँ से आ जाएगा 5, देन यहाँ से आ जाएगा 6, फिर उसके बाद 8 और देन हमने एलिमेंट मिल जाएगा 10। 4 पार्ट में हमने क्या है? ए में से बी को हमने माइनस करना है, तो पहले मैंने लिखा ए का सेट, देन मैंने माइनस कर दिया बी का सेट। अब देखिए दोनों सेट में से कौन से एलिमेंट कैंसिल आउट हो रहे हैं? 2 हमारे पास कैंसिल हो गया, 4 हमारे पास 4 कैंसिल हो गया। देन उसके बाद ए सेट के कौन से एलिमेंट मेरे पास बच गए? 6, 8 और 10 और मेरे आंसर में आ चुके हैं। 5th पार्ट में मेरे पास क्या है? ए और सी का मैंने इंटरसेक्शन लेना है। ए का सेट मैंने लिखा, देन मैंने इसका इंटरसेक्शन ले लिया सी का सेट। इंटरसेक्शन हमें क्या कहता है कि दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हमने लिखने हैं। अब आप देख सकते हैं ये इवन नंबर का सेट है जबकि ये ऑड नंबर का सेट है, तो दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होते हैं, तो ये हमने एम्प्टी सेट मिल चुका है। 6 पार्ट हमारे पास है ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट मीन सबसे पहले मैंने ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है, देन मैंने सी कंप्लीमेंट फाइंड करना है, उसके बाद दोनों सेट्स का मैंने यूनियन फाइंड कर लेना है। ए कंप्लीमेंट मीन यू में से माइनस कर देना ए को। यू के अंदर 1 से 10 तक सारे एलिमेंट्स हैं जबकि ए के अंदर इवन नंबर्स हैं, तो यू में से सारे इवन नंबर्स निकालने के बाद जो और नंबर आ जाएंगे वो हमें आंसर में मिल जाएंगे। सेम देन हमने सी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तो सी का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या होता है? u माइनस सी। u का सेट 1 से 10, देन उसमें से c यानी और नंबर के सेट को माइनस कर देना है, तो हमारे पास आंसर में u सेट के सिर्फ इवन नंबर्स रह जाएंगे। असल जो मेन चीज़ हमने फाइंड क्या करनी थी कि ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट। देन मैंने ये जो ए कंप्लीमेंट का सेट फाइंड किया था जो कि मुझे मिला था सेट ऑफ ऑड नंबर का, मैंने लिख दिया, उसका यूनियन लिया सी कंप्लीमेंट से जो कि मुझे सेट मिला था इवन नंबर्स का। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो इवन और ऑड नंबर दोनों कंबाइन में हो जाएंगे, तो 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट इस सेट में हमने मिल जाएंगे। देन उसके बाद हमारे पास 7th पार्ट क्या है? ए कंप्लीमेंट यूनियन सी। ए कंप्लीमेंट अभी हमने फाइंड किया था, ए कंप्लीमेंट में हमें सारे ऑड नंबर्स मिल गए थे। देन मैंने ए कंप्लीमेंट लिखा, यूनियन उसका मैंने लिया सी के साथ, सी भी सेट ऑफ ऑड नंबर्स था, तो इन दोनों का जब मैंने यूनियन लिया तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आ जाने थे, तो दोनों ही हमारे पास ऑड नंबर के सेट थे, एलिमेंट्स से लेस देन 10, तो आंसर में भी वही हमारे पास एलिमेंट्स आ चुके हैं। देन हमने फाइंड करना है यू कंप्लीमेंट। यू कंप्लीमेंट मीन्स यू माइनस यू, यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर से यूनिवर्सल सेट को ही हमने माइनस कर देना है। 1 से 10 तक है, -1 से 10 दोनों सेट्स के सारे ही एलिमेंट्स कैंसिल आउट हो गए, तो हमें आंसर में 5 यानी नथिंग, कोई भी एलिमेंट नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग वेन डायग्राम फाइंड सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने क्या करना है? एक सिंगल सेट फाइंड करना है।
अच्छा जी, सबसे पहले मैंने क्या ड्रॉ करना है, एक कंप्लीमेंट मैंने ड्रॉ करना है। एक कंप्लीमेंट का क्या मतलब होता है, यू में से ए को माइनस कर देना है। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने वेन डायग्राम ड्रॉ की। वेन डायग्राम क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप होती है जिसके अंदर जितने यू के यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होते हैं उनको हमने सर्कल से शो करना होता है। अब देखिए जैसे कि सेट था मेरे पास ए, तो मैंने ए कंप्लीमेंट फाइंड करा तो यू में से ए को माइनस कर दिया। ये पूरा स्क्वायर बॉक्स मेरे पास यू सेट था, इसके अंदर से मैंने ए को माइनस कर दिया, यानी ए को निकाल के बाकी जो हिस्सा मेरे पास आया है वो मेरे पास एक कंप्लीमेंट बन गया है। देन जी मैंने क्या लिखनी है, मैंने कि इनके सिंगल सेट्स लिखने हैं कि इनको सॉल्व करिए क्या आंसर आ रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप देखिए ए इंटरसेक्शन यू। अच्छा देखिए इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि कॉमन एलिमेंट्स। अब देखिए ये ए सेट था, ये यूनिवर्सल सेट था। अब ए क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। इट्स मीन के यू के अंदर सारे ए वाले एलिमेंट्स शामिल हैं, क्योंकि एक ग्रेटर सेट है, सॉरी यू यूनिवर्सल सेट है। तो जब मैंने छोटा सेट सबसेट और जो यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लेना है तो कॉमन एलिमेंट्स में कौन सा सेट आ जाएगा, जस्ट हमने ए सेट मिल जाएगा। या जब भी हमने इंटरसेक्शन लेना होता है दोनों में से जो छोटा सेट होता है वो हमने आंसर में मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम इसी तरह जब मैं ए और यूनिवर्सल सेट का लेती हूँ यूनियन, तो यूनियन में दोनों ही सेट्स के एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इसके आंसर में कौन सेट आएगा, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि इसमें यूनिवर्सल सेट के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे और ए सेट के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर भी सिंपल आपको बात जो मैं पहले भी बताई है कि जब हमने इंटरसेक्शन लेना होता है तो दोनों में से जो छोटा सेट होता है वो आंसर में आता है, और जब दो सेट्स का जब यूनियन लेते हैं तो जो ग्रेटर सेट होता है दोनों में से वो आंसर में आ जाता है। सेम देखिए जब मैं ए का यूनियन लूँगी फाई के साथ, देन मैंने आपको दोबारा वही बात कि जब यूनियन लेते हैं दोनों में से जो ग्रेटर सेट होता है वो आंसर में आता है। तो आंसर में हमें कौन सा सेट मिल गया, ए सेट। यहाँ जी है ही दोनों फाई, तो उनका इंटरसेक्शन भी फाई ही हमें मिल जाएगा। अच्छा जी, देन हमने क्या करना है, यूज वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। जी हमने दोनों साइड्स पे शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, लेकिन थ्रू वेन डायग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी, ए में से माइनस करना है। बी को मैंने लिया यूनिवर्सल सेट जो कि रेक्टेंगुलर बॉक्स को शो कर रहा है, और उसके जितने सबसेट्स हैं ए और बी उनको हमने शो कर दिया सर्कल से। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या कह रही थी कि हमने ए के अंदर अगर बी का कुछ पार्ट आ रहा है तो हमने उसको माइनस कर देना, और बाकी जो ए का हिस्सा बच जाएगा वो हमने कलर कर देना। अब आप स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, ये पूरा हमारे पास ए सेट है। ए के अंदर से हमने बी को निकाल देना है। ए के अंदर से बी का इतना हिस्सा मैंने निकालने के बाद जो मेरे पास ए बच गया मैंने उसको आंसर में लिख दिया, और ये मुझे ए माइनस बी का आंसर मिल गया है हॉरिजॉन्टल लाइंस में। ठीक, ओके। राइट हैंड साइड हमें क्या कह रही है, राइट हैंड साइड हमें कह रही है कि बी का पहले आप कंप्लीमेंट फाइंड करें, देन बी के कंप्लीमेंट का जो सेट बनेगा और जो ए सेट बनेगा इनका यूनियन लेना है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने लिया बी कंप्लीमेंट। मैंने बी कंप्लीमेंट को हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया। बी कंप्लीमेंट बेसिकली क्या है, यू के अंदर से कंप्लीट बी को निकाल देना। अब देखिए ये देखिए ये पूरा बी था, ये पूरा बी है, ये पूरा ए है। अब देखिए मैंने आपको कहा बी कंप्लीमेंट में जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस आएंगी। अब देखिए पूरा ये मैंने बी निकालने के बाद, बी कंप्लीमेंट क्या मतलब है, पूरा बी निकाल दिया, तो बाकी जो मेरे पास हिस्सा बच गया वो मेरे पास आ जाएगा बी कंप्लीमेंट। देन इसी फिगर में मैंने क्या ड्रॉ करना है, इसी फिगर में मैंने पहले बी कंप्लीमेंट वाला हिस्सा ड्रॉ किया, देन मैंने ए को भी ड्रॉ करना है। ठीक है, अब मैंने ए को ड्रॉ किया। अब देखिए ए के अंदर पहले ही ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही थी, फिर जब मैंने ए ड्रॉ किया, देन मैंने जब ए ड्रॉ किया तो ए को मैंने वर्टिकल लाइन से शो कर दिए। देखिए ए को मैंने पूरा यहाँ तक मेरा ए ड्रॉ हो गया। ठीक, तो बी कंप्लीमेंट मेरी हॉरिजॉन्टल लाइंस को शो कर रहा है, ए जो है मेरे पास वर्टिकल लाइंस को शो कर रहा है। अब मैंने शो क्या करना है कि ए का सेट भी आंसर में आना चाहिए और बी कंप्लीमेंट का सेट भी आंसर में आना चाहिए। अच्छा, अब आप देखिए तो फिर आंसर में क्या क्या चीज़ें, यानी सारी ही चीज़ें आनी चाहिए। यानी मेरे पास ए यूनियन बी कंप्लीमेंट में ये हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आ रही हैं, देन ये वर्टिकल लाइंस भी है। देखिए यहाँ इस ये जो ओवरलैपिंग पोर्शन है
यहाँ पे जस्ट सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल लाइंस आ रही हैं, और ये जो ए सेट का बाकी हिस्सा है इसके अंदर बॉक्सेस भी आ रहे हैं। तो ये देखिए मैंने इसके आंसर में तीनों शेड्स डाल दिया, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस और बॉक्सेस, ठीक है, क्योंकि सारा ही हिस्सा आ जाना था। तो मेरी शेप में 3 तरह की लाइंस थी, तो वो इसका कंप्लीट आंसर बन जाता है। ओके उसके बाद जी हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है, हमारे पास है जी a माइनस बी का होल कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b इक्वल आना चाहिए b सेट के। ओके सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना है, यहाँ से सबसे पहले मैंने फाइंड करना है a माइनस बी का होल कंप्लीमेंट, ठीक है। देखिए फर्स्ट फिगर में मैंने a माइनस बी का होल कंप्लीमेंट फाइंड कर दिया। क्या मतलब है a माइनस बी का होल कंप्लीमेंट फाइंड करने का मतलब, u में से a माइनस बी का जो हिस्सा है वो निकाल देना है। ओके स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ मैंने ऊपर आपको बताया था a माइनस बी वाला कौन सा हिस्सा बनता था, a माइनस बी वाला सिर्फ ये हिस्सा बनता था a का, जस्ट a का इतना हिस्सा। अब a माइनस बी का होल कंप्लीमेंट का मतलब है u के अंदर से जस्ट इतना सा हिस्सा निकाल देना है, बाकी हिस्सा हमारे पास आंसर दे देगा, ठीक है। जस्ट a माइनस बी निकालना था, ये वाला पोर्शन a माइनस बी का था। मैंने जस्ट इतने से पोर्शन को निकाल के बाकी सारे हिस्से को कलर्ड कर दिया, वर्टिकल लाइन से शो कर दिया, तो ये मेरे पास a माइनस बी होल कंप्लीमेंट बन गया। देन मैंने क्या करना है, मैंने ये सारा हिस्सा ले लेना है। अच्छा अब मैंने चेक क्या करना है, अब मैंने देखना ये है कि a माइनस बी होल कंप्लीमेंट था, मेरी वर्टिकल लाइंस को शो करा। देन मैंने क्या लेना है, बी का सेट भी लेना है। अब देखिए इस फिगर में मैंने 2 चीज़ें शो करी हैं, मैंने a माइनस बी को भी शो किया और मैंने बी सेट को भी शो किया, ठीक है। ये देखिए a माइनस बी मेरे पास शो कर रहा था हॉरिजॉन्टल लाइंस को, बी सेट को मैंने पूरा कलर कर दिया वर्टिकल लाइन से। अब आप ज़रा चेक कीजिए, अब मैंने इन दोनों की जो मैंने आपको पोर्शंस दिखाए हैं, इन दोनों का मैंने ले लेना है इंटरसेक्शन, मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस, इन दोनों का लेना है मैंने इंटरसेक्शन। तो आप देखिए इनमें कौन सी ऐसा है जो कॉमन हिस्सा आ रहा है, ठीक है, यानी वो हिस्सा जो हमें बॉक्स दे रहा है, इसका मतलब है कि वो लाइंस 2 दफ़ा आ रही है, यानी वो हॉरिजॉन्टल हिस्सा भी है, वो वर्टिकल हिस्सा भी है। तो जस्ट मेरे पास ये वाला पोर्शन आ रहा है जिसमें मेरे पास डबल बॉक्सेस आ रहे हैं, ठीक है, यानी इसमें मेरी वर्टिकल लाइंस भी आ रही है, जिसमें मेरी हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आ रही है। तो इंटरसेक्शन में मेरे पास वो हिस्सा आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा ओके देन मेरे पास राइट हैंड साइड में क्या था, जस्ट बी सेट को कलर करना है। अब आप देखिए कि यहाँ पे मैंने ए और बी सेट बनाया, जस्ट मैंने बी सेट को कवर करना था। अब आप देख सकते हैं दोनों साइड पे आंसर इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड में भी जस्ट देखिए मैंने जो ब्लैक लाइन से आपको शो किया ये भी बी सेट था, जबकि राइट हैंड साइड में भी जस्ट बी सेट को ही कलर करना था। तो दोनों साइड्स का आंसर हमारा इक्वल आ चुका है। नेक्स्ट जी हमने क्या करना है, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बी एंड सी, 3 सेट्स हमें गिवन है। सबसे पहले हमने एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन हमने प्रूव करना है। अच्छा स्टूडेंट्स एसोसिएटिव लॉ हमारे पास क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास 3 सेट्स होते हैं, ठीक। अब 3 सेट्स को हमने कैसे लिखना होता है कि पहले ए सेट बाहर होता है और बाकी 2 सेट्स का हमने ले लेना होता है यूनियन। देन राइट हैंड साइड क्या कहती है कि ए और बी पहले इन दोनों का यूनियन लेंगे, देन उसका यूनियन लेंगे सी के साथ। क्लियर स्टूडेंट्स, ये एसोसिएटिव लॉ कह रहा है कि पहले ए सेट बाहर लिखा जा रहा है और बी और सी का यूनियन लिया जा रहा है, जबकि राइट हैंड साइड कहती है पहले ए और बी का यूनियन लेना है, देन उसका यूनियन लेंगे सी सेट के साथ, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है, ये हमने खुद से लिखना है कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ठीक है। जस्ट उन्होंने हमें क्वेश्चन में ए बी और सी सेट गिवन है और कह दिया कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन इसका वेरीफाई करें। तो मैंने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन इसका लिखा, मैंने इसके लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड में अब हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास देखिए मैंने लिखी, तो पहले मैंने लिखना है ए का सेट, देन मैंने लिखना है यूनियन, उसके बाद आ जाएगी राउंड ब्रैकेट, जस्ट फिर आ जाएगा बी का सेट यूनियन, फिर मैंने ले लिया सी का सेट और ब्रैकेट क्लोज होगी। ए सेट मैंने आपको बताया था एज इट इज़ लिखना है, मैंने यूनियन लेना है बी और सी का। यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं, तो आंसर में क्या आ रहा है 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देन मैंने अब यूनियन लेना है ए का और इस सेट का, फिर देखिए यूनियन लिया तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
सेम अब मैं इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करने लगी हूँ। मैंने इसकी राइट हैंड साइड मैंने इसकी लिखी है। राइट हैंड साइड में क्या है देखिए, पहले आ जाएगी मेरे पास राउंड ब्रैकेट ए का सेट, इसका मैंने यूनियन लेना है बी के सेट के साथ, ब्रैकेट क्लोज। देन मैंने इसका यूनियन लेना है सी के सेट के साथ। पहले मैंने ब्रैकेट के अंदर जो सेट्स हैं उनका यूनियन लिया, आंसर मुझे मिल गया 1 2 3 4 5 6 7 8। देन मैंने इसका यूनियन लिया सी के साथ और मुझे आंसर मिल गया 1 से लेकर 10 तक। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर हमें सेम मिल गया है। तो हम एंड में क्या लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब जी हमने एसोसिएटिव लॉ प्रूफ करना है इंटरसेक्शन के लिए, तो जस्ट जो है जहाँ यूनियन था वहाँ हम इंटरसेक्शन लगा देंगे। ए सेट बाहर है और पहले इंटरसेक्शन लिया जाएगा बी और सी का, देन उसका इंटरसेक्शन लिया जाएगा ए के साथ। जबकि राइट साइड क्या कह रही है, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे, देन इंटरसेक्शन लिया जाएगा सी सेट के साथ। पहले लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखी, ए सेट लिया, इंटरसेक्शन डाला, बी और सी का मैंने इंटरसेक्शन ले लिया। बी और सी के इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आ गए हैं 5 6 और 7। अब मैंने इसका इंटरसेक्शन लिया ए सेट के साथ, तो आप देख सकते हैं दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो आंसर में मुझे एम्प्टी सेट मिल गया है। सेम मैंने इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करी है और राइट हैंड साइड ने भी मुझे एम्प्टी सेट ही आंसर दिया है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है। नेक्स्ट ये हमने सेट में क्या प्रूव करना है, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन प्रूव करना है। अच्छा स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन, पहले यूनियन लिया जाएगा, ओवर इंटरसेक्शन लिया जाएगा। देखिए पहले ए सेट लिखा, पहले लेना है यूनियन, देन लेना है इंटरसेक्शन। तो फिर पहले ए और बाद में लिख दिया यूनियन और इंटरसेक्शन, जिन दो सेट्स का लेना है उसको मैंने लिख दिया ब्रैकेट में। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे ओपन होता है कि ए का यूनियन लिया जाता है बी के साथ, इंटरसेक्शन ए का यूनियन भी लिया जाता है सी के साथ। तो सेम अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड इसकी प्रूफ की, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में पहले मैंने क्या लिया, बी और सी का इंटरसेक्शन, देन इंटरसेक्शन का आंसर मैंने निकाला ए सेट के साथ, तो मुझे यहाँ से यूनियन भी इसका मिल चुका है। सेम अब देखिए मैं इसकी राइट हैंड साइड प्रूफ करने लगी हूँ। पहले मैंने क्या लिखा है, मैंने ए और बी का यूनियन लिया मैंने, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर ए और यू का यूनियन लिया। ये देखिए ये मुझे ए यूनियन बी का आंसर मिला, ये मुझे ए यूनियन सी का आंसर मिला। एंड में मैंने इसका क्या ले लेना है, इंटरसेक्शन, और मैंने इसका इंटरसेक्शन लिया। दोनों साइड्स के मुझे आंसर सेम मिल चुके हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मुझे सेम आंसर दे चुकी है। देन स्टूडेंट्स दी अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट इसके फोर्थ हमने क्या प्रूव करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। पहले जी इंटरसेक्शन होना चाहिए और देन हमने लिखना है यूनियन। तो हम कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन, पहले इंटरसेक्शन आएगा, देन दो सेट्स का हमने ले लेना है यूनियन। ठीक, इसको ओपन कैसे करेंगे कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, यूनियन ए का इंटरसेक्शन सी के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो रहा है मेरी बात? ये देखिए पहले मैंने क्या करा, ए सेट मैंने इसी तरह लिख दिया, इंटरसेक्शन, फिर मैंने बी और सी सेट लिए और इनका मैंने यूनियन ले लिया, जो मुझे इसका आंसर मिल गया ये 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब मैंने ए सेट और ये जो मुझे सेट मिला था इसका ले लेना है इंटरसेक्शन, तो मुझे आंसर में मिल गया 3 और 4। देन जी मैंने उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जी मुझे राइट हैंड साइड मैंने प्रूफ करनी है। राइट हैंड साइड में मैंने ए और बी के इंटरसेक्शन का आंसर फाइंड करना है। उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने ए और सी के इंटरसेक्शन का आंसर फाइंड करना है। ये देखिए ए और बी के इंटरसेक्शन का मुझे आंसर मिला 3 और 4। ए और सी के इंटरसेक्शन का आंसर मुझे मिला एम्प्टी सेट। देन मैंने जब इनका यूनियन लेना है तो मुझे मिल गया 3 और 4। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें इक्वल इसके मिल चुके हैं। जीसी का बी पार्ट है, उसमें अब हमने क्या चीज़ें हैं, हमें ए सेट गिवन है, एम्प्टी है, बी सेट में सिर्फ 0 एलिमेंट है, सी में हमारे पास 0 1 और 2 है। सेम हमने वही चारों चीज़ें प्रूव करनी है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने एसोसिएटिव लॉ लिखा,
एसोसिएटिव लॉ लिखने के बाद मैंने एसोसिएटिव लॉ की लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर ली, तो मुझे आंसर मिला 0, 1 एंड 2। सेम जो मैंने इसके राइट हैंड साइड लिखी है उसको मैंने प्रूफ किया, तो उसने भी मुझे आंसर दे दिया 0, 1 एंड 2। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के क्योंकि आंसर हमें इक्वल मिल चुके हैं, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी हैं। देन उसके बाद मैंने क्या प्रूफ करना है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का एसोसिएटिव लॉ मैंने लिखा। फर्स्ट मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ की, जिससे मुझे आंसर मिल गया 5। अब मैं इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड लिखूंगी और राइट हैंड साइड को प्रूफ करूंगी, तो वो भी मुझे आंसर 5 ही दे देगी। राइट हैंड साइड ने भी मुझे आंसर दिया 5, क्योंकि दोनों ही साइड्स मेरे पास 5 आंसर है, तो मैं क्या आखिर में लिख सकती हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है। एसोसिएटिव लॉ हमारे पास यूनियन इंटरसेक्शन का प्रूफ हो चुका है। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरफ मूव करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने प्रूफ करना है यूनियन का देन इंटरसेक्शन। ये देखिए मैंने एसोसिएटिव लॉ लिख दिया यूनियन देन इंटरसेक्शन। तो मैंने इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ की। लेफ्ट हैंड साइड के प्रूफ करने से मुझे आंसर इसका मिल गया है 0। सेम लाइक दैट मैंने इसकी राइट हैंड साइड लिखी है, उसको भी मैंने प्रूफ किया अपनी यूनियन इंटरसेक्शन लेने के बाद, तो उसने भी मुझे आंसर 0 दे दिया, जिससे मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम मिल चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। फर्स्ट हमने लेना है इंटरसेक्शन, देन हमने लेना है यूनियन। ये मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखा, इसके लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ की और मुझे लेफ्ट हैंड साइड में आंसर मिल गया 5। देन अब जी मैंने उसके बाद इसकी लिख ली है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ने भी मुझे आंसर 5 ही दे दिया है, तो क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हो चुकी हैं, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ओके, इसके सी पार्ट में भी हमारे पास क्या है, हमारे सेट गिवन है। हमने ए सेट दिया हुआ है जो कि है नेचुरल नंबर, बी सेट दिया हुआ है सेट ऑफ इंटीजर्स, सी सेट हमें दिया हुआ है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सबसे पहले हमने क्या चीज़ प्रूफ करनी है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। मैंने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन लिख दिया। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, मैंने लेफ्ट हैंड साइड जब प्रूफ की, ए सेट है नेचुरल नंबर, यूनियन इसका लेना है सेट ऑफ इंटीजर्स और रैशनल नंबर के साथ। सबसे पहले मैंने ब्रैकेट के अंदर इन दोनों टर्म्स का लेना है यूनियन। आपको मैंने बताया था जब भी हम यूनियन लेते हैं तो जो ग्रेटर सेट होता है वो आंसर में मिल जाता है। तो दोनों में से कौन सेट ग्रेटर है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो इन दोनों की यूनियन में हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर मिल चुका है। देन जब मैं नेचुरल नंबर और सेट ऑफ रैशनल नंबर का यूनियन लूँगी तो दोनों में जो ग्रेटर सेट है वो मुझे आंसर में मिल जाएगा। सेम चीज़ की राइट हैंड साइड प्रूफ करते हैं। पहले मैंने लिखा है नेचुरल नंबर का सेट, उसका मैंने यूनियन लेना है सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ। देन एंड में जाके इसका यूनियन लूँगी सेट ऑफ रैशनल नंबर के साथ। फिर देखिए दोनों में से यूनियन है, ग्रेटर सेट आंसर में आ जाएगा जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स था। फिर सेट ऑफ इंटीजर का मैं रैशनल नंबर के साथ यूनियन लूँगी तो आंसर में मुझे रैशनल नंबर मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ चुकी है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेम, इसी में हमने प्रूफ करना है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यानी पहले इंटरसेक्शन देन हमने लेना है इसका यूनियन। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जी, हमारे पास ए सेट क्या है नेचुरल नंबर, इसका इंटरसेक्शन, बी सेट है सेट ऑफ इंटीजर, सी सेट है हमारे पास रैशनल नंबर। तो हमने यहाँ पे पहले इन दोनों को क्या लेना है यूनियन, जो ग्रेटर सेट है हमारे पास वो आंसर में आ चुका है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर और रैशनल नंबर का लेना है इंटरसेक्शन। जब हमने इंटरसेक्शन लेना होता है जो दोनों में से स्मॉलर सेट होता है वो हमारे पास आंसर में आ जाता है। राइट हैंड साइड प्रूफ करते हैं। राइट हैंड साइड में देखिए सबसे पहले हमने लिखना है ए सेट, उसका इंटरसेक्शन लेना है बी सेट के साथ, देन यूनियन। फिर मैंने लेना है ए सेट और सी सेट का इंटरसेक्शन। देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों का इंटरसेक्शन स्मॉलर सेट है, नेचुरल नंबर आंसर में आ गया। ये यूनियन इसी तरह इन दोनों का इंटरसेक्शन में जो स्मॉलर सेट एंड नेचुरल नंबर आया वो हमने लिख लिया। अब नेचुरल और नेचुरल का यूनियन लेंगे तो आंसर में अगेन नेचुरल नंबर ही हमें मिल जाएगा। सो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे इक्वल मिल चुकी है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है जी, वेरीफाई हमने करना डी मॉर्गन लॉ। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे जस्ट हमें सेट्स दिए हुए हैं और कहा गया डी मॉर्गन लॉ प्रूफ करें, तो पहले तो हमें बताना चाहिए कि डी मॉर्गन लॉ है क्या। डी मॉर्गन लॉस हमारे पास 2 होते हैं, तो पहले मैं फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ प्रूफ करने लगी हूँ। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट।
इक्वल होता है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के। देखिए होल कम्प्लीमेंट है, होल कम्प्लीमेंट का मतलब है कम्प्लीमेंट बाहर है, ए और बी के ऊपर नहीं है, जबकि राइट हैंड साइड में कम्प्लीमेंट ए और बी के ऊपर है। दूसरी यहाँ इस साइड पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे यूनियन होता है, तो राइट साइड पे वो चेंज हो जाता है इंटरसेक्शन में। ये हमारे पास डी मॉर्गन लॉ है। तो सबसे पहले डी मॉर्गन लॉ प्रूव करने के लिए हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट है, लेकिन अभी होल कम्प्लीमेंट फाइंड करने से पहले मैं पहले ए यूनियन बी का सेट फाइंड करूँगी। मैंने ए का सेट लिया, उसको यूनियन लिया बी के सेट के साथ, तो मुझे आंसर में मिल गया 1 से लेकर 20 तक सारे इसके एलिमेंट्स। अब जब मुझे ए यूनियन बी का सेट मिल गया है, अब मैं ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट फाइंड करती हूँ। कम्प्लीमेंट मीन्स यू में से माइनस कर देना है कौन से सेट को, ए यूनियन बी के सेट को, जो मैंने यहाँ पे भी फाइंड कर लिया। मैंने ए का सेट लिखा जो कि 1 से लेकर 20 तक था, माइनस किया ए यूनियन बी के सेट को, वो भी 1 से लेकर 20 तक था। दोनों सेट में सेम ही एलिमेंट है, तो सारे एलिमेंट कैंसिल आउट हो चुके हैं, तो मुझे आंसर मिल गया एम्प्टी सेट। अब मैं इसकी स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड प्रूफ करने लगी हूँ। पहले मैं फाइंड करूँगी ए कम्प्लीमेंट, देन मैं फाइंड करूँगी बी कम्प्लीमेंट, फिर मैंने इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना है। ए कम्प्लीमेंट यू में से माइनस कर देना, ए को यू में से मैंने ए को माइनस किया, तो मुझे आंसर में और नंबर मिल गया लेस देन 20। देन मैंने फाइंड किया बी कम्प्लीमेंट, यू में से मैंने बी सेट के एलिमेंट्स को माइनस किया, तो मुझे इवन नंबर मिल गए 20 तक। अब मैंने क्या करना है, मैंने ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट इन दोनों का फाइंड कर लेना है। इंटरसेक्शन मैंने लिखा ए कम्प्लीमेंट का सेट, इंटरसेक्शन फिर मैंने लिखा बी कम्प्लीमेंट का सेट। अब देखिए ए कम्प्लीमेंट में थे सारे ऑड नंबर, जबकि बी कम्प्लीमेंट में थे इवन नंबर। इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लिया तो मुझे आंसर में एम्प्टी सेट मिल चुका है। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ चुकी है। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद हमने सेकंड डी मॉर्गन लॉ, मैंने आपको बताया था कि 2 डी मॉर्गन लॉ है हमारे पास। तो सेकंड डी मॉर्गन लॉ में क्या होता है कि हमारे पास वहाँ फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ में ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट है, जबकि सेकंड में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट होगा। तो राइट हैंड साइड कैसे लिखी जाएगी, ए कम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा यूनियन में और बी के ऊपर भी आ जाएगा कम्प्लीमेंट। तो सेम इसी तरह मैंने पहले प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने पहले लिया ए इंटरसेक्शन बी, जो कि मुझे मिल गया एम्प्टी सेट। फिर मैंने ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट लिया, तो यू में से मैंने ए इंटरसेक्शन बी का जो एम्प्टी सेट था वो माइनस किया, तो मुझे आंसर में 1 से लेकर 20 तक सारे एलिमेंट्स मिल गए। देन मैंने राइट हैंड साइड में क्या किया, पहले मैंने फाइंड किया ए का कम्प्लीमेंट, देन मैंने फाइंड किया बी का कम्प्लीमेंट, फिर मैंने ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट के सेट का ले लिया यूनियन। जब मैंने यूनियन लिया तो मुझे यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट्स 1 से लेकर 20 तक मिल चुके हैं। यही मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल शो कर लिया। नेक्स्ट ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स हमें पी सेट गिवन है और क्यू सेट गिवन है। पहले तो मैंने पी सेट और क्यू सेट की टेबुलर फॉर्म लिखनी है, देन मैंने फाइंड करना है पी और क्यू का इंटरसेक्शन। ओके, पी सेट में मेरे वो एलिमेंट्स शामिल हैं जो कि 5 के मल्टीपल्स हैं, यानी 5 एम मेरे पास बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर की मैं वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करती जाऊँगी और मुझे अपना पी सेट मिलता जाएगा। फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 मैं पुट करूँगी, तो यहाँ से मुझे 5 1 ज़ार 5 आंसर मिल गया। नेक्स्ट मैं 2 पुट करूँगी, तो 5 2 ज़ार 10, फिर 3 पुट करूँगी, 5 3 ज़ार 15, अप टू सोन। इसी तरह मुझे सेट मिलता जाएगा। क्यू सेट मेरे पास क्या है, 2 के मल्टीपल्स हैं, यानी एम मैं बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर की मैं वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा 2। नेचुरल नंबर मैं 2 पुट करती हूँ तो यहाँ मुझे मिल जाएगा 4। 3 पुट करती हूँ मुझे मिल जाएगा 6, अप टू सोन। मुझे क्यू सेट भी मिल गया है। देन मैंने पी और क्यू इन दोनों सेट्स का फाइंड कर लेना है। इंटरसेक्शन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स है आप देख सकते हैं, 10 इस सेट में भी है, 10 इस सेट में भी है, इससे आगे यहाँ पे 20 इस सेट में भी होगा। तो ये भी इवन नंबर्स का सेट है, तो यहाँ पे भी 20 होगा। तो 10 20 30 40 हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं इस सेट में आते जाएंगे। देन जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन। अच्छा जी, हमने सूटेबल प्रॉपर्टीज़ लगानी है, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना है, राइट हैंड साइड हमने शो करनी है कि यही हमारे पास आंसर दे रही है।
अच्छा जी, मैंने लिख दिया जी लेफ्ट हैंड साइड, मैंने ये साइड लानी है इसके राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है। अगर मैं इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाती हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या करता है, इस टर्म को ओपन कर देता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि ए का इंटरसेक्शन लिया जाएगा ए के साथ, बीच में आ जाएगा यूनियन, देन ए का इंटरसेक्शन लिया जाएगा बी के साथ। मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के इसको ओपन कर लिया। ओके डन। अब देखिए मैंने आपको बताया था जब भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन लिया जाता है तो छोटा सेट आता है। ये तो क्योंकि सेट ही दोनों सेम है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में भी क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा यूनियन, और ये वाली सेट हमारे पास इसी तरह आ जाएगा। अब आप ज़रा देखिए ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड थी और यही हमने प्रूव किया था। जस्ट मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी लगाई, देन मैंने दो सेट्स का इंटरसेक्शन लिया तो मुझे अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल चुका है। सेकेंड पार्ट में मैंने फिर अपनी लेफ्ट हैंड साइड ली, सेम मैंने वही काम किया। मैंने राइट हैंड साइड प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, ए का यूनियन लिया जाएगा ए के साथ, देन इंटरसेक्शन आएगा, फिर ए का यूनियन लिया जाएगा बी के साथ। अब देखिए दोनों सेट सेम है तो उसका यूनियन भी सेम ए ही सेट आएगा, और ये इंटरसेक्शन और ये सेट इसी तरह रहेगा, और यही हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड थी। तो मैंने लेफ्ट साइड लेके चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई और मैंने राइट हैंड साइड प्रूफ कर ली। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जी ऑफ एक्स 7x-2, एक फंक्शन है एस ऑफ एक्स जिसकी वैल्यू है 8x² - 3। हमें फाइंड क्या करना है, जी ऑफ ज़ीरो। मैंने जी का फंक्शन लिखा, मैंने करना क्या है, एक्स की जगह पे जस्ट सिंपल ज़ीरो पुट कर देना है। तो जी क्या बन जाएगा, जी ऑफ ज़ीरो 7 × 0 - 2, 7 0 0 0 - 2, मुझे आंसर मिल गया -2। देन हमने क्या करना है, देन जी ऑफ -1 क्या कह रहे हैं, हमने अपने जी ऑफ एक्स के फंक्शन में एक्स की जगह पुट कर लेना है -1। जी ऑफ -1 इक्वल है 7 × -1 - 2, 7 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -7 - 2, मुझे आंसर मिल गया -9। उसके बाद मैंने क्या प्रूफ करना है, जी ऑफ -5/3, अपने फंक्शन में एक्स की जगह मैंने पुट करना है -5/3, 7 × -5/3 -2। ये देखिए 7 और 5 को मल्टीप्लाई किया, -35/3 -2। मैंने इसका एलसीएम लिया, ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो गया, -35 - 6 ने मुझे रिक्वायर्ड आंसर -41/3 दे दिया है। एस ऑफ 1, एस ऑफ मैंने जो दूसरा फंक्शन मुझे गिवन था एस ऑफ एक्स इक्वल है 8x² - 1। मैंने इस फंक्शन को लेना है और एक्स की जगह क्या पुट कर देना है 1। तो एस ऑफ 1 इक्वल है 8 × 1² - 3। आपको पता है 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, 8 1 = 8, 8 - 3 से मुझे आंसर मिल गया 5। देन मैंने एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है, -9। एक्स की जगह पुट किया -9 का स्क्वायर -3। स्टूडेंट्स जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81। 8 81 से मल्टीप्लाई हुआ, आंसर आया 648 - 3, तो मुझे रिक्वायर्ड आंसर 645 मिल चुका है। देन मैंने क्या करना है, मैंने अपने फंक्शन एस के अंदर 7/2 वैल्यू पुट कर देनी है। तो जहाँ जहाँ मेरे पास एक्स है वहाँ वहाँ मैंने 7/2 पुट करते जाना है। 8 × x², 7/2 होल स्क्वायर -3, 8 इसी तरह आया, 7 का स्क्वायर आया 49, 2 का स्क्वायर खुला 4, ये दोनों कैंसिल आउट होने के बाद 2 और 49 मल्टीप्लाई हो गए और उसमें से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है। उस एफ ऑफ एक्स फंक्शन के अंदर हमारे पास दो कांस्टेंट ए और बी इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमने इन दोनों कांस्टेंट्स को फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने फंक्शन लिखा, अब मैंने करना क्या, एफ ऑफ -2, इसका मतलब अपने फंक्शन में एक्स की जगह मैंने पुट कर देना है -2। एक्स की जगह -2 पुट किया तो ये मुझे मिल गया एफ ऑफ -2 इक्वल है a × -2 + b। एफ ऑफ -2 की मेरे पास वैल्यू थी 3, एफ ऑफ -2 की जगह मैंने लिख दिया 3, और ये क्या मुझे मिल गया -2a + b। इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब मैंने क्या करना है, मुझे एक और वैल्यू गिवन है एफ ऑफ 4 की, इसका मतलब है मैं अपने फंक्शन में एक्स की जगह पे क्या पुट करूँगी 4। अब मैंने एक्स की जगह पे 4 पुट किया
तो ये मुझे मिल गया एफ ऑफ 4 इक्वल है 4a प्लस बी। एफ ऑफ 4 की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी 10, तो मुझे एक और इक्वेशन मिल गया। मुझे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 मिल गई है। मैंने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी कॉन्स्टेंट्स को फाइंड करना है। अब आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशंस में बी की वैल्यू प्लस के साथ आ रही है। इसका मतलब है अगर मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मुझे बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ए का आंसर दे देंगे। ये देखिए मुझे यहाँ से ए का आंसर मिल गया 7/6। अब जब मुझे ए का आंसर मिल जाता है तो मैंने ए के इस आंसर को इक्वेशन 2 या 3 जो भी मैंने बनाई होती हैं उनमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके बी को फाइंड कर लेना होता है। मैंने इक्वेशन 2 लिखी 3 = -2a प्लस बी। ए की जगह मैं क्या पुट करूँगी 7/6। तो ये देखिए आपस में कैंसिल हो गया है, तो मुझे आंसर मिला -7/3 प्लस बी। बी तो मैंने फाइंड करना है, इसका मतलब है ये वैल्यू मैं इस साइड पे लाऊंगी तो ये किस में चेंज हो जाएगी प्लस में। देन मैंने इनका एलसीएम लिया और बी का आंसर 16/3 फाइंड कर लिया। तो मुझे दोनों अपने कांस्टेंट ए जो कि 7/6 है वो मिल गया और बी कांस्टेंट मुझे 16/3 मिल गया है। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कंसीडर द फंक्शंस डिफाइंड बाय के ऑफ एक्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे फंक्शन को नाम दिया हुआ है के से, के ऑफ एक्स। के ऑफ एक्स गिवन है 7x - 5। अब क्या कह रहे हैं, के ऑफ एक्स की जगह हमने जस्ट पुट करना है 100 और डायरेक्ट मैंने एक्स को फाइंड कर लेना है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना फंक्शन लिखा के ऑफ एक्स इक्वल है 7x - 5। के ऑफ एक्स की जगह मैंने पुट कर लिया 100, के ऑफ एक्स की जगह आ गया 100 इक्वल है 7x - 5। अब आप देख सकते हैं ये और ये वैल्यूज़ आपस में सॉल्व हो सकती हैं। तो ये 5 मैं इस साइड पे लेगी तो मुझे आंसर मिल गया 105 इक्वल है 7x। एक्स फाइंड करना था तो इस 7 को मैंने दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, हमें एक फंक्शन g ऑफ x गिवन है mx² + n। अब हमने यहाँ पे करना क्या है, हमने कहा है कि इस फंक्शन में पहले x की जगह पे 4 पुट करें और एक इक्वेशन बनाएं, देन उसी फंक्शन में x की जगह 0 पुट करें और दो कांस्टेंट m और n को फाइंड करें। तो पहले मैंने अपना फंक्शन लिखा g ऑफ x की जगह मैंने पुट कर लेना है 4। तो ये क्या बन गया g ऑफ 4 इक्वल है m और x की जगह आ गया 4 का स्क्वायर प्लस n। g ऑफ 4 की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर ली 20। यहाँ से मुझे 4 का स्क्वायर मिल गया 16m प्लस n। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। देन मैंने क्या करना है, अपने फंक्शन में x की जगह क्या वैल्यू पुट कर लेनी है 0। अब मैंने उसी वही फंक्शन में x की जगह पे 0 पुट किया तो मुझे क्या मिला g ऑफ 0 को m से मल्टीप्लाई किया, ये 0 आंसर आ गया प्लस n। तो g ऑफ 0 की जगह मैंने पुट कर लिया 5, तो 5 मुझे इक्वल मिल गया n के। इस मीन कि मुझे यहाँ से तो थर्ड इक्वेशन लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ से, क्योंकि मुझे थर्ड से ही n का आंसर मिल गया है। तो इसका मतलब है जब मुझे एक भी कांस्टेंट का आंसर मिल जाता है तो मैं इसको इक्वेशन में पुट करके दूसरे आंसर को भी फाइंड कर सकती हूँ। अब मुझे n का आंसर क्योंकि 5 मिल गया था तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिखी। इसी तरह n की जगह पे मैंने 5 पुट कर देना। ये देखिए 20 इक्वल है 16m प्लस n की जगह मैंने पुट कर लेना है 5 और फिर मेरे पास ये 20 और 5 आपस में सॉल्व हो सकते हैं और इस तरह से मुझे m का आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम पढ़ते हैं, शॉपिंग मॉल हैज़ 100 प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस कैटेगरी लेबल्ड 1 to 100। एक शॉपिंग मॉल्स में मुख्तलिफ किस्म की 100 किस्म की प्रोडक्ट्स गिवन है, उनको नाम दिया जा रहा है 1 से लेकर 100 तक। तो टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं 100। तो हमारे पास सबसे पहले ये कौन सा सेट बन जाएगा, 1 से लेकर 100 तक के सेट को हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। यू के सेट में मेरे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 से लेकर 100। द प्रोडक्ट आर कैटेगराइज एज फॉलोइंग। ए सेट मेरे पास कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्टिंग ऑफ 30 प्रोडक्ट्स लेबल फ्रॉम 1 to 30। तो यानी 1 से लेकर 30 तक जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं उसको हमने सेट ए का नाम दे दिया। तो सेट ए में मेरे 1 से लेकर 30 एलिमेंट्स हैं। सेट बी में मेरे पास 31 से लेकर 55 एलिमेंट्स हैं जो कि क्लोथिंग के हैं। सेट सी जो मेरे पास ब्यूटी प्रोडक्ट्स है उसमें एलिमेंट्स है 76 से लेकर 100 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यू सेट लिख लिया, हमने ए सेट लिख लिया, हमने बी सेट और सी सेट लिख दिया।
हमने इसको पहले फर्स्ट पार्ट में करना था, राइट इज सेट इन टेबुलर फॉर्म, जो कि अभी मैंने आपको बता दी हैं टेबुलर फॉर्म में। देन फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल थ्री सेट्स, इन तीनों सेट्स का अब हमने फाइंड कर लेना है यूनियन। इस यूनिवर्सल सेट था 1 से लेकर 100, ये टेबुलर फॉर्म हम लिख रहे हैं। इस सेट में था 1 से लेकर 30 तक, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के एलिमेंट्स थे। बी सेट हमारे पास था क्लोथिंग से रिलेटेड, ये था 31 से लेकर 55 तक। सी सेट ब्यूटी प्रोडक्ट्स का था जो कि 77 से लेकर 100 तक था। सेकंड हमने इसमें क्या प्रूव करना था, इन तीनों सेट्स का यूनियन, यानी ए यूनियन। तीनों सेट्स को हम इकट्ठा तो नहीं लिख सकते, तो हमने इसका यूनियन कैसे फाइंड करना होता है कि एक सेट बाहर और दो सेट्स का हमने यूनियन लेना होता है। तो उसका यूनियन कैसे होगा, ए यूनियन देन बी यूनियन सी। ए सेट मैंने पहले लिखा, यूनियन ब्रैकेट डाली और ब्रैकेट के अंदर मैंने बी और सी सेट का ले लिया यूनियन। ए सेट एज इट इज़ रहा, यूनियन भी एज इट इज़, और मैंने बी और सी का यूनियन लिया। तो मुझे एलिमेंट्स पहले मिल गए 31 से लेकर 55 तक, देन 76 से लेकर मुझे एलिमेंट्स मिल गए 100 तक। अब मैंने ए के साथ इस सेट का यूनियन लेना है। तो देखिए ए में 1 से लेकर 30 एलिमेंट्स है, देन 31 से 55, 76 से लेकर 100 तक। तो मैंने तीनों सेट्स का यहाँ पे यूनियन फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, आउट ऑफ 180 स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन। सालाना जो पेपर है जी उसमें कितने स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए हैं, 180। जो टोटल हमारे पास यूनिवर्सल सेट या जो कंप्लीट सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 180 एलिमेंट्स हैं। 120 पास द मैथ टेस्ट, में से 180 में से 120 ने मैथ के टेस्ट को पास किया। 90 पास द साइंस टेस्ट, 90 स्टूडेंट्स ने साइंस के टेस्ट को पास किया। एंड 60 स्टूडेंट्स ने जो मैथ और साइंस दोनों टेस्ट पास कर लिए। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास एलिमेंट्स बता दिए यूनिवर्सल सेट में कितने हैं, एलिमेंट्स बता दिए मैथ के सेट में कितने हैं, और जो स्टूडेंट्स ने पास किया साइंस का टेस्ट वो कितने स्टूडेंट्स हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने मैथ और साइंस दोनों सेट्स पास दोनों ही पेपर्स पास कर लिए हैं तो वो कितने स्टूडेंट्स हैं, वो 60 स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने फाइंड क्या करना है, मैंने फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है हाउ मैनी पास्ड आइदर द मैथ और साइंस। अच्छा जी, ये देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यू डिनोट कर है टोटल स्टूडेंट्स को जो कि मेरे पास थे 180। दे देखिए मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट लिखती हूँ ऐसे, ठीक, जो कि हमारे पास थे 180। देन एम डिनोट कर रहा है उन स्टूडेंट्स को उस सेट को जिसमें स्टूडेंट्स ने मैथ के टेस्ट को पास किया है। तो कितने स्टूडेंट्स ने मैथ के टेस्ट को पास किया है, वो 120 थे। एस डिनोट कर रहा है उन स्टूडेंट्स के सेट को जिन्होंने साइंस पास किया है। तो साइंस पास करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद कितनी थी, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो कर रहा है, तो वो कितने थे, 90 थे। देन उसके बाद उन्होंने कहा था कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ और साइंस, और का जब भी हम वर्ड दोनों के लिए यूज़ कर दिया, यानी जिन्होंने दोनों पास किया, मैथ भी और साइंस भी, तो वो उसमें कितने स्टूडेंट्स थे, वो थे हमारे पास 60। फर्स्ट पार्ट में हमने करना था हाउ मैनी पास आइदर, कितने ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने या मैथ पास किया है या साइंस का टेस्ट पास, क्योंकि दो ही टेस्ट थे, दो ही तरह के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मैथ्स पास किया है या साइंस पास किया है, या ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने दोनों ही चीज़ें पास कर ली हैं। तो हमने निकालने हैं ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने दोनों में से कोई भी एक टेस्ट पास कर लिया। देखिए और का वर्ड यूज़ होता है, और के लिए लगता है यूनियन और एंड के लिए लगता है इंटरसेक्शन। यानी हमने ऐसे स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं, उनका सेट फाइंड करना है, उनके नंबर्स काउंट करने हैं ऐसे स्टूडेंट्स के जिन्होंने या तो मैथ पास किया हो और या साइंस पास किया हो। तो देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने आपको जब एक्सरसाइज करवाई थी तो बताया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन लगाना है टू सेट्स का। तो वो कैसे लगता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथ टेस्ट प्लस स्टूडेंट्स इन पास्ट इन साइंस टेस्ट माइनस, हमने इनमें से वो स्टूडेंट्स माइनस करने हैं जिन्होंने मैथ्स और साइंस दोनों के सेट टेस्ट पास किए हैं। तो एम सेट में मैथ्स कितने ने पास किया है, 120, साइंस कितने ने पास किया, 80। इनमें से हमने माइनस करने हैं जिन स्टूडेंट्स ने दोनों ही टेस्ट पास कर लिए। तो मुझे ये वो स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, उन स्टूडेंट्स की तादाद मिल जाएगी जिन्होंने या तो सिर्फ और सिर्फ मैथ पास किया है या सिर्फ और सिर्फ साइंस पास किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। देन उसके बाद हमारे पास अगला पार्ट क्या है,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पास आइदर ऑफ दीज टू सब्जेक्ट, यानी जिन्होंने दोनों में से कोई भी नहीं सब्जेक्ट पास किया। अब देखिए, जब सब्जेक्ट पास किया था तो वो था M यूनियन S। जब दोनों में से कोई भी पास नहीं किया तो क्या बन जाएगा, M यूनियन S का होल कंप्लीमेंट। नॉट के लिए क्या वर्ड यूज होता है, कंप्लीमेंट। तो ये कैसे हमारे पास होता है, कंप्लीमेंट का क्या मतलब है, यू में से माइनस कर देना। तो हमने यूनिवर्सल सेट में से एलिमेंट्स MU उन सेट्स के एलिमेंट्स को माइनस कर दिया है जो जिन्होंने या तो सिर्फ मैथ या साइंस को पास किया था। तो मेरे पास क्या थे, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स, यानी कितने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने टेस्ट दिया था, 180। और ये वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने दोनों में से किसी भी ये 150 नहीं था, अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया है, वो 50 था। तो मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे उन स्टूडेंट्स की तादाद मिल गई जिन्होंने दोनों में से कोई भी सेट नहीं पास किया, टेस्ट पास नहीं किया, जो टोटली फेल ही हो गए। ठीक है, जिन्होंने ना ही मैथ में पास हुए ना ही साइंस में पास हुए। देन हमारे पास सी पार्ट में है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द साइंस टेस्ट, जिन्होंने सिर्फ साइंस का टेस्ट पास किया बट नॉट मैथ, लेकिन मैथ का टेस्ट पास नहीं किया। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या चीज़, यहाँ पे अब आपने देखना है, जब साइंस के टेस्ट की बात हो रही होगी तो आपने देखना है कि जहाँ जहाँ साइंस का वर्ड यूज़ होता होगा मैंने वो सेट्स यहाँ पे डाल देने हैं। अभी देखिए पीछे हमने टोटल कितने सेट्स लिख सकते हैं। हमने देखिए, ये हमारे पास प्रिंसिपल होता है, इस साइड के बारे में बात करते हैं, जो प्रिंसिपल हमारे पास खुलता है। अगर स्टूडेंट से सिर्फ साइंस का टेस्ट पास किया, इसका मतलब है मैथ्स का तो यहाँ पर जिक्र ही नहीं होगा। सिर्फ स्टूडेंट्स ने साइंस का टेस्ट पास किया है तो जस्ट सिर्फ साइंस के स्टूडेंट्स लिखे जाएंगे, माइनस वो स्टूडेंट्स लिखे जाएंगे। इसमें भी तो देखें, आप देख सकते हैं ना, साइंस का वर्ड यूज़ हो रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि इसमें साइंस वाले बच्चों ने टेस्ट पास किया, तो यहाँ पे तो जस्ट जब आपसे बात की जाएगी कि साइंस का टेस्ट किसने पास किया तो जस्ट वो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जिसमें एस साइंस का वर्ड यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, तो मैथ का जस्ट जिसमें वर्ड यूज़ हो रहा होगा सिंगल मैथ, तो वो इसमें शामिल नहीं होगा ये वाला एलिमेंट। तो ये हमारे पास थे, कितने स्टूडेंट्स साइंस का टेस्ट पास किया था, 90, और कितनों ने दोनों ही टेस्ट पास किए थे, वो थे 60। तो यानी दोनों ही पास किए थे, इट्स मीन कि यानी साइंस तो पास किया था ना, तो यानी ये दोनों तादाद यहाँ पे लिख दी जाएगी। तो 30 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ साइंस का टेस्ट पास किया था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल साइंस, जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास नहीं किया। देखिए, इन 30 बच्चों ने साइंस का टेस्ट पास किया था और कितनों ने नहीं किया, यू में से इतने बच्चों को माइनस कर दें। यू था हमारे पास 180 स्टूडेंट्स, हमारे पास यू सेट के एलिमेंट में से हमने एन सेट के यानी वो हमने स्टूडेंट्स माइनस करने हैं जो कि साइंस के टेस्ट में फेल हो गए। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स है 180, इसमें से हमने साइंस के स्टूडेंट जिन्होंने टेस्ट पास किया था उनको निकाल दिया, तो बाकी मुझे तादाद मिल गई है वो स्टूडेंट्स की जो कि साइंस टेस्ट में फेल हो चुके हैं। सेम जिस तरह हम कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं किसी भी सेट का, हमने एस का कंप्लीमेंट फाइंड करना था तो यू के अंदर से एस को हमने सिंपल माइनस कर देना था। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन अ सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ अ सिटी विथ 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, कितने हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, 300। अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू डिटरमाइन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर लाइक मोर, कि कौन से प्रोग्राम की लैंग्वेजेस को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इस बारे में सर्वे किया गया है। सर्वे क्या कहता है, 150 डेवलपर लाइक पैथॉन। ठीक है, तो कितने लोगों ने पैथॉन को पसंद किया, 150 ने। जावा को कितने लोगों ने पसंद किया, 130 ने। PHP डेवलपर कितने लोगों ने पसंद किया, 120 लोगों ने। और पैथॉन और जावा कितने लोगों ने पसंद किया है, 70 लोगों ने। जावा और PHP पसंद किया है 50 लोगों ने। और तीनों लैंग्वेजेस पैथॉन, जावा एंड PHP हमने 40 डेवलपर्स ने पसंद किया। तो हमने इसके फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं इनको टेबुलर फॉर्म में लिखती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मेरे पास क्या है, 3 हमारे पास लैंग्वेजेस हैं। एक नंबर 1 पैथॉन जिसको मैं डिनोट करती हूँ P से, जावा जिसको मैं डिनोट करती हूँ J से, PHP लैंग्वेज को मैं डिनोट करती हूँ H से। तो मेरे पास कितने डेवलपर हैं जिन्होंने पैथॉन को पसंद किया था, वो थे 150। डेवलपर जिन्होंने जावा को पसंद किया था लैंग्वेज को 130 थे। जिनने पसंद किया था PHP लैंग्वेज को वो थे 120।
देन कितने लोगों ने पाइथन और जावा लैंग्वेज दोनों को पसंद किया है, वो है 70। जिन्होंने पाइथन और PHP दोनों लैंग्वेजेस पसंद किए हैं वो हमारे पास है 60। और जावा और PHP लैंग्वेज जिन दोनों ने पसंद किया वो हमारे पास है 50 डेवलपर्स। देन हमारे पास तीनों लैंग्वेजेस जितने लोगों ने पसंद की है वो हमारे पास है 40 पीपल्स। ठीक है, सर्वे के मुताबिक। तो टोटल कितने हमारे पास है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, वो थे हमारे पास 300। ओके, फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या फाइंड करना, फर्स्ट पार्ट मुझे कह रहा है हाउ मैनी डेवलपर्स यूज एटलीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। तीनों में से ऐसे हमने डेवलपर फाइंड किया जिन्होंने कम से कम तीनों में से कोई एक लैंग्वेज ज़रूर जो कि पसंद करते हों, या तो वो पाइथन को पसंद करते हो, या जावा को पसंद करते हो, या PHP लैंग्वेज को पसंद करते हो। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम तीनों में से किसी एक लैंग्वेज को ज़रूर पसंद करते हो। तो सेट ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल लगाते हैं 3 सेट्स का। तो कैसे लगता है, नंबर ऑफ डेवलपर पाइथन लैंग्वेज प्लस नंबर ऑफ डेवलपर ऑफ जावा लैंग्वेज प्लस नंबर ऑफ डेवलपर ऑफ PHP लैंग्वेज। देन क्या होता है, नंबर ऑफ डेवलपर्स बोथ लाइक पाइथन एंड जावा, देन जावा एंड PHP, देन PHP एंड पाइथन। यहाँ तक आ गया। देन मैंने आखिर में ऐड करना होता है ऐसे पीपल्स जो कि तीनों ही लैंग्वेजेस को पसंद करते हो। ये मेरे पास प्रिंसिपल है, मैंने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट की तो मुझे आंसर मिल गया 260। यानी 260 ऐसे लोग हैं जो तीनों में से किसी भी एक लैंग्वेज को लाजमी पसंद करते हैं। बी पार्ट मेरे पास क्या है, बी पार्ट मैंने फाइंड करना है हाउ मैनी डेवलपर यूज़ ओनली वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस। मैंने ऐसे डेवलपर फाइंड करने हैं जो तीनों में से किसी एक लैंग्वेज को पसंद करते हो। पहले मैंने वो डेवलपर फाइंड किए जो कि सिर्फ और सिर्फ पाइथन को पसंद कर रहे हो। अब अगर सिर्फ पाइथन को, ये देखिए नंबर ऑफ वर्कर्स या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो कि पाइथन को ओनली पसंद कर रहे हैं, है ना। आपको बताया था जब हमें किसी एक चीज़ को फाइंड करना होता है तो पाइथन, तो इसका मतलब है पी का वर्ड जहाँ जहाँ हमारे इस प्रिंसिपल में यूज़ हो रहा होगा वो हमने लिख देने हैं। यानी ये देन ये और आखिर में ये। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए हैं जो कि सिर्फ पाइथन को पसंद करते हैं। इनकी जगह मैंने वैल्यूज़ पुट की, मुझे आंसर इसका मिल गया 60। देन मैंने क्या लिखना है, ऐसे डेवलपर फाइंड करने जो जस्ट यूज़ करते हैं या लाइक करते हैं जावा लैंग्वेज को। जावा मीन जे, तो जस्ट ये एलिमेंट्स आएंगे जिसमें जे का वर्ड यूज़ हो रहा है, ये वाले। देन ये एलिमेंट हम लिखेंगे, ये एलिमेंट लिखेंगे और आखिर में हमने इसके इंटरसेक्शन जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे वो हमने लिख देने हैं। इनकी वैल्यूज़ मैंने पुट की, मुझे आंसर मिल गया 50। देन मैंने ऐसे डेवलपर लेने हैं जो कि यूज़ करते सिर्फ PHP लैंग्वेज, यानी जस्ट H वाले वर्ड्स हमने इसमें यहाँ पे यूज़ करने हैं और मैंने इसको यहाँ पे फाइंड कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास सी पार्ट है हाउ मैनी डेवलपर डू नॉट यूज़ एनी ऑफ द 3 लैंग्वेज। इसका मतलब तीनों में से जिसने कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं की। तीनों अगर लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, या वो P यूज़ करें, या वो J यूज़ करें, या वो H यूज़ करें। अब तीनों में से कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं की तो इसका क्या आ जाएगा, कंप्लीमेंट आ जाएगा। कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, यू में से इस सेट को हमने कर देना होता है माइनस। इनकी वैल्यूज़ पुट की और मुझे आंसर मिल गया 40। यानी 40 ऐसे डेवलपर है जो कि कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे हैं। डी पार्ट हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डेवलपर यूज़ ओनली PHP लैंग्वेज। सेम उसी तरह PHP लैंग्वेज वाला है तो जिसमें H का वर्ड यूज़ होगा, जैसे हमने वो एलिमेंट इसमें शामिल करने हैं। तो हमने इसका आंसर अभी ऊपर भी फाइंड कर लिया था, ये हमने फाइंड किया था। तो सेम डी पार्ट में भी हमने वही चीज़ फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट्स हमारी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 यूनिट की है, सेट्स एंड फंक्शन की, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।